नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण का दांव चलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। महागठबंधन की काट ढूंढ रही बीजेपी के लिए सवर्ण आरक्षण का मुद्दा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वही सीबीआई जांच की आज अब अखिलेश यादव के करीब पहुंच रही है, जिसके बाद मायावती से लेकर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए सवर्ण आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार 2019 में दोबारा सत्ता पाने में कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले कि उनको एक नया गठबंधन ढूंढना पड़ रहा है। उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है। सीबीआई के अंदर हैं, अब तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने 37 किए हैं, कि 36 किए हैं, कि 35 किए हैं। यूपी में सपा बसपा में गठबंधन पर मुलाकातों के बीच सीबीआई की दमदार एंट्री हुई है। इधर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मायावती से मुलाकात की, तो उधर सीबीआई ने 2012 से 2016 के बीच अवैध माइनिंग मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की। आरोपों की रस्सी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गिरेबान तक पहुंच गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सपा बसपा के अध्यक्ष मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जो तोता बन गई है और तोता के साथ गठबंधन करती है, जोर शोर मचाते ही हैं। तो उधर 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 10 लाख रुपए से कम इनकम वाले सवर्णों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरी और दाखिले मिल पाएंगे। सबका साथ सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र है और इसी को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना, सबको बराबरी आने का मौका मिलेगा। तो उधर विपक्ष इस मामले का समर्थन तो कर रहा है, पर सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए रोजगार में आरक्षण तो दीजिए, हम उसके पक्षधर हैं, पर युवा ये सवाल भी पूछता है कि रोजगार कब देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, आइए एक विशद संविधान सभा की बैठक की तरह की बहस हो। अन्यथा इस प्रकार के जुमलों से आप एक दिन मामले को हेडलाइन मैनेज कर सकते हैं। आप चुनाव जीतने के लिहाज से अगर आप ये सोच रहे हैं, आप मुगालते में। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले, इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। तो क्या गठबंधन के भ्रष्टाचार पर वार करके और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके साल 2019 में मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। आर्थिक आरक्षण और भ्रष्टाचार पर वार। क्या 2019 में फिर बनेगी मोदी सरकार? और अब वक्त है टक्कर में आज के सवालों का। पहला सवाल, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या महागठबंधन की काट है? दूसरा सवाल, आरक्षण स्ट्रोक से 2019 में मोदी की क्या वापसी होगी? और क्या यूपी में गठबंधन के तोते कौन उड़ा रहा है? क्या इस आर्थिक आरक्षण के बाद यूपी में गठबंधन के तोते उड़ जाएंगे? इन पर हम बात करेंगे। इन पर बात करने के लिए कौन कौन है मेरे साथ, मैं आपको अब ये बताता हूं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता है, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, एलजेपी के महासचिव हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं, दलित चिंतक। मेरे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता, और मेरे साथ आलोक मेहता है, वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा सर। और मेरे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आऊंगा। शाहनवाज हुसैन, जब से आपने एक तो सीबीआई के जब से छापेमारी हुई यूपी में, और उसके बाद जैसे ही आज खबर आई आर्थिक आरक्षण की, सवर्णों को लगातार विपक्ष आपके ऊपर हमलावर हो गया है। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी 3 राज्यों की हार से इस तरह तिलमिला गई है कि कुछ भी करने को आतुर है 2019 में, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, अभी ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है
और न सरकार को किसी ने काम करने को मना किया है। मेरी दुश्वारी ये है कि मुझे ताज्जुब है कि विपक्ष जहां एक तरफ दुष्प्रचार करता है, अब जब सरकार उसके लिए काम करती है कि हमने कहा 10% आरक्षण को प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गरीब स्वर्ण के लिए, और इसमें जो पहले 49.5% जो कोटा है वो रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये 10% बढ़कर 59.5% हो जाएगा। और इसमें जो गरीब व्यक्ति है इसको संविधान की धारा 15 और अनुच्छेद 16 इसमें हम संवैधानिक संशोधन करेंगे और इसको पार्लियामेंट से पास कराएंगे। जिसकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, 5 एकड़ से जमीन कम है, उस गरीब स्वर्ण के नहीं वो सब हम दिखा रहे हैं शाहनवाज जी वो सब हम बता रहे हैं कि कौन पात्र होगा इस आरक्षण का। जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान है, जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। सवाल ये था ही नहीं कि किसको मिलेगा आरक्षण, सवाल ये है कि आरक्षण आया क्यों? क्या महागठबंधन की काट है ये आर्थिक आधार पर आरक्षण? जी मैं आपको बता दूं, महागठबंधन तो कुछ है ही नहीं। क्या है महागठबंधन? केसीआर और ममता जी का गठबंधन, या गठबंधन अखिलेश जी मायावती जी का गठबंधन, या लालू जी और कांग्रेस का गठबंधन? क्या है महागठबंधन? ये शब्द गढ़ लिए गए हैं, कोई महागठबंधन नहीं है। और हम ये मानते हैं कि मायावती और अखिलेश का भी कोई गठबंधन नहीं है जो देश के लोगों के क्या है जब ये गठबंधन था, जब ये कह रहे हैं गठबंधन की बात, पिछले 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन दोनों को मिलाकर 42.12% और हमें अकेले 42.65% वोट मिले थे। वो दोनों मिल भी गए थे तब भी हमने उनको हराया था। और हम बता दें कि जब कांग्रेस और सपा मिल गई थी विधानसभा के चुनाव में, तब भी हमें लोग डरा रहे थे कि गठबंधन हो गया। यूपी के लड़के ये कहा गया था कि साइकिल और हाथ की जोड़ी बन गई। क्या हुआ यूपी के लड़के? ठीक है अनुराग भदौरिया, हमने वहां ठीक है सर, ओके शाहनवाज जी मैं आता हूं आपके पास। मतलब आप सिरे से खारिज कर रहे हैं कि यूपी में गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं। इससे पहले भी कोशिशें हुई लेकिन आपके खिलाफ कोई पार नहीं पा सका। अनुराग भदौरिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों आया और क्या लगता है आपको कि 2019 में आप लोगों के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है ये? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सजेशन दूंगा कि आप अगर हमारे गठबंधन की चिंता न करके आप अपने घर को अगर संभालिए तो ज्यादा अच्छा है। आपसे मेरी पहले भी चैनल में हुई थी कि आपके जहाज से तो सब लोग उतर के भाग रहे हैं। शिवसेना भाग रही, अपना दल भाग गया, टीडीपी भाग गई, कुशवाहा भी भाग गए, राजभर भी भाग रहे। अब आपके पास बचा कौन? आप तो 47 दल से गठबंधन करके आए थे। हमने तो कभी आपके गठबंधन के बारे में एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि हमें किसी गठबंधन से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जनता के साथ गठबंधन करते हैं। आपकी तरह हम दूसरों के साथ नहीं करते। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे अनुराग भदौरिया, क्योंकि ये लग रहा था कि आपका और मायावती जी का जो गठबंधन होगा बड़ा लीथल होगा और बीजेपी के पास उस वक्त तक, अभी से कुछ देर पहले तक उसकी काट नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ये घोषणा हुई कि कैबिनेट ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण की मंजूरी दी है, लगता है गेम एकदम से बदल गया है और मास्टर स्ट्रोक हो गया और कहीं ना कहीं आप लोगों को टाइट स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया गया है। नहीं भैया, ये बीजेपी को लग रहा होगा मास्टर स्ट्रोक है। ये देश की जनता बहुत होशियार है। ये 3 महीने का चीज जानती है। 3 महीने पहले भी इन्होंने 2014 में बोला था 15 लाख रुपए आएंगे और सबके खाते में पहुंच जाएंगे, सबको नौकरियां 2 करोड़ साल के हिसाब से 20-25 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 5 साल गुजर गए ना, ठीक 3 महीना पहले इन्होंने ये स्ट्रोक लेके आए हैं, क्योंकि फिर जुमला लेके आए। इनको अच्छी तरह पता है, इनको ये भी पता है इंद्रानी साहनी का केस वर्सेस उड़ीसा का हुआ था, जिसमें इनको संविधान में आर्थिक आधार पर दे नहीं सकते, संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर 2/3 स्टेट के पास जाना पड़ेगा, उनसे पास कराना पड़ेगा। तो ये 2 साल की प्रक्रिया, इनको पता होना नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ ये तो जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं शाहनवाज हुसैन से, लेकिन चरण सिंह साबरा से भी एक रिएक्शन ले लूं। चरण सिंह साबरा, क्योंकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम सरकार के साथ आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण के साथ हैं, और फिर कांग्रेस उसमें बट, किंतु, परंतु, लेकिन भी जोड़ रही है। तो पहले साफ कीजिए, आप लोग इसमें साथ हैं? आप क्या मानते हैं कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और क्या फिर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसका जवाब अभी फिलहाल आप नहीं ढूंढ पा रहे?
देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि हम इस निर्णय के पक्षधर हैं, हमने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार को अगर ये करना ही था तो पहले भी कर सकते थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी मदद कर रही है और बाकी भी कोई पार्टियां इसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो ये तो अंदाजा मोदी जी को होना चाहिए था कि इसका कोई विरोध नहीं करेगा, ये पहले भी आ सकता था। ये जानबूझकर अधिवेशन के आखिरी दिन पर ला रहे हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं खोट जरूर है। एक दिन और बढ़ा दिया गया है, 9 तारीख तक के लिए सदन बढ़ा दिया गया। शीतकालीन सत्र 2 दिन का हो गया, अभी बचा है फिर। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर बहुत सी टेक्निकलिटी है। आपने संविधान को बदलना है तो कई पहलुओं पर इस पे चर्चा होगी, इसके लिए समय कम है। इसलिए इस बिल को लाते समय मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी नीति तो ठीक लगती है, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं लगती है। ये जानबूझकर ये एक चुनावी जुमला कह लो या चुनावी गाजर कह लो या चुनावी लॉलीपॉप कह लो, ये जिस तरह से 5 राज्यों में बुरी तरह से हारे हैं और पिछले 4.5 वर्षों में ये 90% जो बाइपोल हुए हैं उसमें ये उपचुनाव में हारे हैं। तो ये तमाम सारी हार को देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। और ये जो आप लेकिन एक बात तो कह रहे हैं, नहीं सबरा जी, मैं चाहता हूं मैं शहनवाज हुसैन के पास जाऊं, आपकी बात का जवाब लूं, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, आयोग तो कमेटी बनाने की बात तो मनमोहन सिंह सरकार में भी आई थी, उससे पहले भी आपकी कितनी सरकारें रही, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा फैसला इस अंजाम तक अभी तक किसी सरकार में नहीं पहुंचा था जहां कैबिनेट से आरक्षण को मंजूरी मिल गई हो आर्थिक आधार पर सवर्णों को। तो ये तो मानेंगे कि कम से कम एक बड़ा कदम है बीजेपी का। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा कदम तो तब होगा जब ये जुडिशियल स्क्रूटिनी में खड़ा होगा। जुडिशियल स्क्रूटिनी से पहले इसके ऊपर मंथन होगा, फिर ये जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, इसको सभी ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। शहनवाज भाई जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे केस के पास जाऊंगा। पड़ेगा शहनवाज जी, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रवक्ता दोनों बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि जब लास्ट में क्यों लाए, पहले कब आपने मांग किया था कांग्रेस ने, जो हमने आपकी मांग ठुकरा दी? आपने कभी मांग नहीं किया। अभी कभी आपने गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मांग आपने नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, क्या भारत के संविधान में या परंपरा में ऐसा है कि हम प्रधानमंत्री या कैबिनेट कोई निर्णय नहीं ले सकती, या 4 साल पहले 4 साल जैसे पूरे हो काम करना बंद कर दें? इस देश के अंदर गरीब स्वर्ण के लिए हम पहले से इस बात के पक्षधर थे कि उनको भी, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी या तो आलोचना करे या निंदा करे। नंबर 3, इसमें नियत आपकी ठीक नहीं लगती। नहीं, ठीक है शहनवाज जी, शहनवाज जी, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है। हाँ, भाई राजनीति से प्रेरित है ये निर्णय। आप ये कह रहे हैं कि शहनवाज जी सवाल तो उठेंगे ना, 4 साल 8 महीने गुजर गए, फिर आप ये घोषणा कर रहे हैं देश के सामने ये 3 राज्यों में करारी हार हो गई, विपक्षी पार्टियों की आरोप में दम क्यों ना खोजे? सवाल तो उठेंगे। मैं आ रहा हूं शहनवाज हुसैन, मैं आ रहा हूं चरण सिंह साबरा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, दलित चिंतक, मैं उनका रुख करूंगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश, क्या वाकई ये एक टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सकते हैं या ये माने दे रहा है दुरुस्त है? कम से कम आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं, जिनके पास अपना इनको हक नहीं मिल रहा, उनके लिए एक बड़ी पहल माने इसको। ये ट्रिपल तलाक नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है ना, देखो ये मैं आ रहा हूं शहनवाज जी, आ रहा हूं शहनवाज जी, आ रहा हूं। देखो, बहुजन समाज पार्टी ने शायद ये बहुत पहले, अब से 10 साल पहले भी ये मांग रखी कि स्वर्ण जातियों के जो गरीब व्यक्ति हैं, अगर आरक्षण देने से उनकी आर्थिक स्थिति में या उनके सामाजिक जीवन में या उनके पूरे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, ला सकता है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। लेकिन बीजेपी की नीयत के ऊपर सवाल जरूर है। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये प्लास्टिक का लॉलीपॉप है। इसको ना कोई चबा सकता ना इसको कर सकता। कैसे हो सकता है? देखो, आरएसएस की एक बहुत पुरानी मांग है। वो आरएसएस जो है वो चाहती है कि आरक्षण का जो आधार है उसमें किसी भी तरीके से आर्थिक डाला जाए। आर्थिक आधार ओबीसी में भी नहीं है। जो मंडल कमीशन, बाद में जो क्रीमी लेयर की बात हुई है, बाद में उसमें क्रीमी लेयर जोड़ा है, लेकिन संविधान में ये जबरदस्ती उस आरक्षण के साथ कहीं ना कहीं, देश में अगर संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए तो आरक्षण को लेकर, नहीं, आरक्षण को लेकर के हुए। क्रीमी लेयर भी जोड़ी गई, उसमें दूसरी आप चीजें भी जोड़ी गई। साहब आप खूब जोड़िए। देखिए, सवाल ये नहीं है,
सवाल ये है कि स्वर्ण लोगों ने, जो स्वर्ण के गरीब लोग हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जब वोट दिया तो तब उन्होंने आरक्षण मांगने के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमको रोजगार देंगे, हमको जो जो व्यवस्था है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 4 साल 8 महीने तक आप सोते रहे। सतीश प्रकाश जी, मांग आज की तो नहीं है। वाजपेयी सरकार ने भी एक आयोग बनाया था, मनमोहन सिंह ने भी एक आयोग बनाया था। ये मांग तो लगातार चली आ रही है। एमपी में तो ये मुद्दा तक बना, एमपी में मुद्दा बना। देखिए एक बात, 2 चीजें बता दूं कि जो नितिन गडकरी जी हैं, जब मराठा आरक्षण की बात आती है तो उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर के ये कहा कि भैया सरकारी नौकरी तो वैसे ही खत्म हो रही, तुम क्या आरक्षण मांग रहे हो। एक बात। दूसरी बात, आरक्षण पे जो सबसे लेटेस्ट जो डिसीजन आया वो सुप्रीम कोर्ट का जाट आरक्षण को लेकर के आया। जाट आरक्षण इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हारे कि आपने, उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक सर्वे बताइए या आप जातिगत गणना बताइए। बीजेपी को सबसे पहले अगर ये आरक्षण लागू करना चाहती है, जातिगत जनगणना करानी चाहिए। नहीं है ना। हाँ। 2011 में 1931 के बाद इस देश में अगर जातीय जनगणना हुई है तो 2011 में हुई है। 2011 की 2011 कई जानकार कह रहे हैं जातीय जनगणना तो हुई नहीं। 2011 में सर बोले कौन मना कर रहा है? ठीक है। सरकार के पास जातीय जनगणना के 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। ठीक है। सबसे पहले उसको यह बताना पड़ेगा कि कौन सी जाति कितनी है, पिछड़ी है। दूसरी बात, उसका आर्थिक सर्वे भी रखना पड़ेगा। ठीक है। और ये समय में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि 2019 तक तो ये होने वाला है। ठीक है, मैं मान गया। 2019 के बाद मैं मान गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि इसका सिस्टम कुछ अलग होना चाहिए, तरीके से सरकार को करना चाहिए। ठीक है। एक वाजपेयी तो स्वागत किया। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल ही वही है। एक वाजपेयी, मेरा सवाल ही वही है। मेरा सवाल ये है कि आप एसपी, बीएसपी, सतीश प्रकाश जी, दलित चित्ता, इनके अलावा और बहुत सारे दलितों के जो बोलने वाले लोग हैं, दलितों की बातें जो उठाते हैं, और बहुत सारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सब ये कह रहे हैं कि हां हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बाद अगली लाइन लेकिन, किंतु, परंतु उसमें ऐसी बातें जोड़ी जाती हैं जो लगता है कि वो नहीं, वो सरकार के साथ रह के भी सरकार के साथ नहीं है। इसका क्या मतलब? वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि राजनीति तो इन्होंने शुरू कर दी। अगर स्वागत कर रहे हो तो सपोर्ट करके कल करा दीजिए 2/3 पार्लियामेंट का। एक सेकंड, अब आप ना बोलो, जवाब देना आप। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, उसमें सब पास कर दे, हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। दैट्स ऑल। अगर ये वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ये वेलकम नहीं कर रहे, ये तो राजनीतिक वो टाइमिंग्स देखना चाहते हैं। 2 मिनट आप जवाब देना। आपको जवाब देना। हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट आपसे ज्यादा। इंदिरा साहनी मामले की आप जो बात कर रहे हैं, नहीं, देखिए बात क्या है कि ये हर चीज की टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एफआईआर सीबीआई में लॉन्च हुई करप्शन के खिलाफ, 477 करोड़ का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट ने बोला है। और रिकवरी परसों जो हुई है, 2 करोड़ कैश, 5 किलो सोना, 67 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट वर्थ 300 करोड़, उसकी तो बात नहीं करेंगे। ये दाएं बाएं ले जा रहे हैं चीजों को। अरे भाई, ये रिजर्वेशन हमारा अगर अपर कास्ट को मिल रहा है तो किसी से छीन के तो नहीं मिल रहा। SC ST को मिला, हमने वेलकम किया। और अगर जरा सा डाइल्यूट सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने कैबिनेट में लड़ा के उसको ठीक किया। और ये हमारी पार्टी की मांग है। 1980 से मैंने डॉक्टर सतीश प्रकाश में 2011 के बाद में आरक्षण का क्या हाल बीजेपी ने किया, ये भी बताना चाहिए। अरे वो नहीं हो रही बात। आप सुनिए, दिक्कत आई। अरे भाई, सीलिंग लगी हुई है। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? एक का छीन करके दूसरों को कैसे देंगे? अरे आप दे रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए ना। क्या है ना, देखो मेरी बात, वन बाय वन अपनी बात पूरी कीजिए। जजमेंट की वजह से देयर इज ए सीलिंग। 9 बेंच की जज की फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 1986 का। तो उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि 50% से ज्यादा नहीं दोगे। अब उसके बाद जिस गवर्नमेंट ने दिए वो सारे स्टे हो गए या क्वैश हो गए। तो उसी को ठीक करने के लिए 10% की सीलिंग हम बढ़ाना चाहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा तो वो सीलिंग बढ़ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जल्दी फिर मैं आलोक मेहता जी के पास जाऊंगा। एक मिनट, एक बात पूछ लूं आपसे कि देखिए, अभी 2014 के बाद में बीजेपी ने क्या किया कि जिन जातियों को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा, चाहे वो SC ST OBC हो,
आप विश्वविद्यालय में आपने क्या किया कि इस देश में जो विश्वविद्यालय में वो 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम लागू है, लेकिन बीजेपी ने उसको चेंज किया और उसको 13 पॉइंट का रखा। अब बीजेपी पहले जो विश्वविद्यालय है वो 1 यूनिट हुआ करता था, अब आपने डिपार्टमेंट बना लिया। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप मुझे बताइए कि किसी विश्वविद्यालय में मैं चाहता हूं मेन डिबेट पर है, मैं चाहता हूं कि मेन डिबेट पर है। ओके सतीश एक मिनट होल्ड ऑन सर आई एम कमिंग टू सर। ओके मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक वाजपेयी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक कमेंट नहीं, मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये गलत बयानबाजी है। ठीक है, आपने कहा गलत है, उनको अपनी बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन आलोक मेहता ये तो पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी, लेकिन क्या वाकई इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना चाहिए, और क्या वाकई 2019 में ये गेम चेंजर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है? देखिए गौरव जी, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से एकदम सरप्राइज जैसे नोटबंदी किया गया था, रातों रात सरप्राइज देने में मोदी जी, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं आप, और हम लोग आलोचना भी यहाँ पर करते रहे नोटबंदी को लेकर के, ये कह सकते हैं। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा था, राजीव गांधी जी ने मुझे इंटरव्यू दिया था, उस समय में मैं नवभारत टाइम्स अखबार में था, तब उन्होंने इस मंडल आयोग के बाद, सारे आपको मालूम कितना विवाद गंभीर, कितने सारे लोग, बच्चे सड़क पर आ गए थे, जलने लगे थे, आत्मदाह कर रहे थे। ऐसे समय में, उस समय में भी उन्होंने एक बड़े इंटरव्यू में स्ट्रांगली कुछ चीज़ों को लिए कहा था कि आरक्षण ऐसे नहीं, इस तरह से कुछ चीज़ों को लेकर कांग्रेस भी इसी पक्ष में रही कि गरीबों को आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। संघ के लोग भी ये मानते थे, सब पार्टियां मानती हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं माने। हाँ, वैसे क्षमा करेंगे हमारे मित्र, लेकिन मायावती जी का तो नारा ही था तिलक तराजू और तलवार, तो इसलिए अभी एक सेकंड मुझे बात कह दीजिए ना, तो मतलब उनका तो उससे शुरू की थी राजनीति उन्होंने। अब इस समय चूंकि बाद में, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलता है, तो सबको सूट भी करता। लेकिन महिला में एक लाइन ये कहना चाहता था, महिलाओं को प्रतिनिधि देने 33% आरक्षण दिया जाए चुनाव में। आज तक सब पार्टी कहती हम तैयार हैं, कल भी बहस हुई, लेकिन बहस में महिलाओं ने उठाया था मुद्दा, लेकिन क्या कहा, नहीं जी, इसमें इसके अंदर से इतना आरक्षण होने नहीं देना चाहते, किंतु परंतु महिलाओं को नहीं देने के लिए इतने वर्षों तक कहते हुए भी किसी पार्टी ने गंभीरता के साथ इसी तरह से संविधान संशोधन करके महिलाओं के लिए नहीं लाया गया। ठीक है, ये लेकिन ऐसा मौका है, यदि इसको पास कर दिया जाता है तो गरीबों इस आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। कल शायद लोग सदन में आ भी रहा है, लोकसभा में पेश भी किया जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है। तो आपको मैं इसी अगला सवाल है मेरा, इसी से जुड़ा हुआ, कि यदि कांग्रेस समर्थन कर देगी तो ये पास हो जाएगा। हाँ, कम से कम उससे एक जो वोट उनका अपना है। कांग्रेस क्या आपको लगता है समर्थन करेगी? क्योंकि महागठबंधन के लिए तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये नहीं होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं फिर भी जाति के आधार पर बात नहीं करता, लेकिन एससी एक्ट उससे वाले मुद्दे से भी, एससी एक्ट को लेकर के अभी मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ, दूसरी जगह हुआ, कांग्रेस भी उसको समझती है। एक मिनट हुआ सर, वो मानते, उनकी पार्टी के लोगों ने ऑफिशियली अनाउंस करके बोला है बीजेपी ने, इसलिए मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, वो मानते हैं कि हमारे इतनी सीटों का नुकसान हुआ। एक मिस्टर शर्मा है, रघुनंदन शर्मा, उन्होंने बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं और बड़े, वो बाकायदा लोकसभा के ही इस समय बड़े सचिवालय में ही कुछ सलाहकार की तरह से हैं। उन्होंने बाकायदा वक्तव्य देकर कहा कि इस एससी एक्ट से हमें क्या नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ग को जो थोड़ा है उसको मन में साइकोलॉजिकल लगेगा, वो जो नोटा वाला आर्थिक आधार पर हम लोगों को वोट, हम लोगों को कहीं न कहीं आदमी लाभ मिलने वाला है, इसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। महागठबंधन के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है? इसीलिए यही देखिए, कांग्रेस का वोट भी तो वही है ना, कांग्रेस का वोट भी अपर कास्ट भी था, दलित भी था, माइनॉरिटी था। ठीक है, माइनॉरिटी तो मिलना नहीं, अपर कास्ट में जो सेंध लगी है उसको उन्होंने क्षतिपूर्ति करने में। लेकिन अभी मैं कहूंगा, ये मोदी जी का टाइमलाइन पहले से तय होगा। ये आप और हम बहस कर रहे हैं कि देर से क्यों किया, ये वो डिसाइड कर सकते हैं, आप और हम नहीं कर सकते। शाहनवाज भाई शायद ज्यादा बताएं कि पहले से था कि नहीं, और मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के कई कदम मैं शाहनवाज हुसैन आपसे ही सवाल लेता हूं, शाहनवाज हुसैन मैं आपसे ही सवाल लेता हूं, क्योंकि लगातार अभिषेक मनु सिंह भी हैं, वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कह रहे हैं, और दो आरोप हैं सर, दो आरोप, उन दोनों आरोपों का जवाब दीजिएगा। एक तो आरोप यह है कि 50% से ज्यादा सीमा आप कर नहीं सकते, इसलिए आप दिखाना चाहते हैं कि आपने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। संविधान संशोधन आप करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो दूर की कौड़ी है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा आरोप है टाइमिंग का, कि ये 4 साल 8 महीने बीत जाने के बाद क्यों हो रहा है, ये 3 साल पे 2 साल पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये पहला भी ये सवाल हुआ, इसका जवाब मैंने दिया है। तो पहले तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके लिए कमेटी बनाई थी और आयोग बनाया था इसके लिए कि स्वर्ण को भी आरक्षण, गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी पहले से ये सोच रही है, लेकिन अभी लगा कि हम इसे करेंगे। दूर की कौड़ी नहीं है गौरव जी, ये कल
ही पास होगा। आप चिंता मत कीजिए, संविधान संशोधन में यहाँ पर बैठी हुई किसी भी पार्टी के जो तर्जुमान हैं वो ये नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता इसका मतलब विरोध आपकी करने मुस्कुराहट ये बता रही है कि आप लोगों ने फंसा दिया अपोजिशन को। आप ये कह रहे हैं कि वो कर ही नहीं सकते, इसके अलावा कुछ और ये नहीं, और क्या करेंगे, ये तो करना ही है। इसमें कोई एहसान भी नहीं करेंगे। सरकार ने पहल की है, देश के हित में उनको साथ देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। ये तुम चाहो न चाहो कोई बात नहीं, तुम्हें साथ तो देना ही होगा। उत्तर दे दूं? उत्तर दीजिए चरण सिंह साबरा साहब, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ तो देना पड़ेगा। नहीं, देखिए सवाल ये है कि ये बात कर रहे हैं नौकरियों की, लेकिन आज इस देश के अंदर नौकरियां है कहां पर? बेरोजगारी की दर जो है वो 7.3%। आप सब कहिए, मैं मानता हूं कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठा लिया। इसके अगेंस्ट नौकरियों का नुकसान हुआ 2018 में। नौकरियां देंगे कैसे? अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बोलिए सर, लेकिन फ्लोर पे क्या होगा ये बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, फ्लोर पे क्या होगा ये बताइए। विषय ये है, आप मेरी बात सुनेंगे, पहले सुनने का धैर्य रखेंगे। देखिए ऐसा है, विषय यह है कि इस देश में नौकरियां खत्म हुई है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी और जीएसटी ने इस देश का 3.5 लाख करोड़ का नुकसान किया है। आज खुद मोदी जी ने उनके रिकॉर्ड पर कहा हुआ है कि 24 लाख नौकरियां जो सरकारी नौकरियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। 2018 में 1.10 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। तो जब नौकरियां है ही नहीं तो ये गाजर दिखा रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य है, ये पास तो हो जाएगा, लेकिन ये नौकरियां ही नहीं है। और इन्होंने मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं, किया था, जो आप ये कह रहे हैं आप साथ दे रहे हैं, पास हो जाएगा। नौकरियों का मुद्दा उठाइए, बिल्कुल सही मुद्दा है। मैं चाहता हूं आपकी नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी इसको जोर शोर से उठाए कि देश में बेरोजगारों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये पास हो जाएगा। आपकी दिक्कत ये है कि आप कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहते हैं। मुझे बोलने आरोप आप लगाइए, बहुत हम आते हैं इस आरोप के, हम इस आरोप के ऊपर नहीं जा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुद्दा उठाइए, लेकिन ये पास हो जाएगा, आप साथ दे रहे हैं। शाहनवाज जी को बोलते समय आप टोकते नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि इन्होंने 4.5 साल, पौने 4-5 साल पहले कई वादे किए थे। इन्होंने इस देश की जनता से वादा खिलाफी की है और उसमें स्वर्ण भी है जिनसे वादा खिलाफी की है। नौकरियों की बात, 80 लाख काला पैसा आएगा, 80 लाख करोड़ रुपया आएगा, या 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, महिलाओं का अत्याचार, किसानों को एमएसपी साथ देंगे ना, ये बताइए देश को। नहीं, वो तो कह रहे हैं पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े सवाल उठाए शाहनवाज जी ने। ये कह रहे हैं नौकरियां है नहीं, आरक्षण का तो झुंझुना दे रहे हैं आप। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, जनता से। ओके, सबरा साहब, चरण सिंह सबरा साहब, ओके, अब आप आरोप मत लगाइएगा कि आपको बोलने नहीं दिया, आपको शहनवाज जी से ज्यादा बोलने दिया। अनुराग भदौरिया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी पे ये दोहरा वार है? एक तरफ भ्रष्टाचार पर आपके सबसे बड़े नेता फंसते दिखाई दे रहे हैं, दूसरा आप लोग मायावती के साथ एक ऐसा गठबंधन करना जा रहे थे जिसमें आपको लग रहा था कि अब आप तो यूपी में एकदम अश्वमेध घोड़ा आपका दौड़ेगा, लेकिन ये जो आ गया सर्वल आर्थिक आधार पर आरक्षण, क्या ये दोहरा वार है आपके ऊपर? सुनते लीजिए, पहली बात तो आप शब्दों को ठीक कर लीजिए। आपने कहां लिखा, कहां सम्मन आ गया कि आपके नेता फंसते नजर आ रहे हैं? ये शब्द जो आप लोग यूज करते हो ना, फंसते नजर आ रहे हैं, मैंने नहीं कहा फंस गए भाई, बिना अपने आप ही फंसते नजर आ रहे हैं, कहां मिल गया? इसके मतलब आपकी सेटिंग है क्या? प्रूव कर सकता हूं फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले पता चल गया, हमें तो नहीं ना। आप तो कह रहे हो फंसते नजर आ रहे हैं, मैं शब्दों का तो कम से कम सर मैंने कहा ही नहीं फंस गए, मैंने कहा फंसते नजर आ रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने बोला ना फंसते गिरते नजर आ रहे हैं, फंसते नजर आ रहे हैं, आपने अभी भी बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम कह नहीं रहे हैं आपके, ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की क्या दिक्कत है कि अभी अभी आपने सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ी होगी, 1.10 करोड़ नौकरियां इस साल गई हैं रिकॉर्ड में सीएमआई की रिपोर्ट में। और जैसा अभी सापड़ा साहब कह रहे, मैं भी कह रहा हूं 24 लाख नौकरियां आप दे नहीं पाए, तो आप इतने 4.5-5 साल तक इंतजार करते रहे कि आप सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति करते। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है आप वही बात कह रहे हैं जो चरण सिंह साबरा ने ठीक आपसे पहले की। अब वही बात कह रहे हैं जो चरण सिंह साबरा कह गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार के मामले में आपके नेता का नाम आ रहा है, वो फंसते नजर आ रहे हैं। 2012-13 में उनके पास खनन विभाग का अतिरिक्त प्रभार था और 2012-16 से 12 से 16 के बीच खनन विभाग के जितने घोटाले हुए उनकी जांच हो रही है। एफआईआर में अखिलेश यादव का नाम है। तो क्या ये आपके लिए दोहरावार है? कुछ फर्क नहीं पड़ने सर, क्या आपके लिए दोहरावार है ये? अरे आप मेरे बोलने देंगे? बोलिए। तो आप ही प्रवक्ता बन जाइए, फिर मैं चुप हो जाता हूं, बात खत्म।
नहीं, मुझे कोई शौक नहीं प्रवक्ता बनने का। आप बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप हम क्या बोलेंगे? जो चरण सिंह सापरा पहले बोल चुके हैं, मैं जवाब दे रहा हूं तो आप बोल रहे हैं बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसको लगने लगा कि अब 2019 का इलेक्शन वो हार रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी भी आत्मा बोल रही होगी। तो सुन लो, तो ये शहनवाज भाई, आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन हार रहे हैं, तो तरह तरह के आप रिसर्च करके ला रहे हो, आप रिसर्च करके ला रहे हो कि चलो अब ये करें, अब वो करें, किसी तरह जनता को बहकाएं, फिर लॉलीटॉप पॉप दें, पता नहीं क्या क्या। जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है कि आप जैसी गठबंधन इश्यू होगा तो सीबीआई आ जाएगी। अब लगता है आपने सीबीआई से गठबंधन कर लिया, कोई दो राय नहीं। आपके अनुराग भदौरिया प्रवक्ता अच्छे हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता अच्छे हैं, कोशिश अच्छी नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी नाव डूबने वाली है। अनुराग भदौरिया, इस तरह का छटपटाना प्रवक्ता अच्छे हैं लेकिन कोशिश अच्छी नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उस पर आ ही नहीं रहे। मैं शहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा हूं, क्या आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आ रहा हूं ना, आप बोले नहीं, आप बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको दिक्कत हो सकती है इससे भी यूपी में कि नहीं? क्योंकि आप चाहते हैं मैं डिस्टर्ब हूं, अपनी बात ना कह पाऊं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मुझे बात करने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। शहनवाज हुसैन बोलते हो तो आप नहीं टोकते हो, हमने बोलना शुरू किया तो आपको सारे क्वेश्चन याद आ गए। शहनवाज हुसैन साहब से पूछना चाहता हूं, सवाल पूछा भी पता चल जाएगा और अनिल स्क्रीन पे पता चल जाएगा कैसे झूठ बोलती है। इन्होंने, इनके रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर झूठ बोल सकते हैं कि मैंने 1 लाख करोड़ का काम दे दिया है एनएचआई को, सॉरी एचएएल को, तो ये जनता के सामने तो झूठ बोल ही सकते हैं। जो संसद में खड़े होकर झूठ बोल दे, वो जनता के सामने झूठ बोलने मुझसे क्या झूठ बोला कि नहीं बोला? शहनवाज जी जवाब दीजिए, सीबीआई वाला जवाब दीजिए। अब जनता को रेत खनन का उसका क्या होगा? हमीरपुर का रेत खनन स्कैम पे नहीं बोलेंगे, जिसकी जितनी रेत खनन का क्या होगा? 2012-2016 के बीच में जो रेत खनन का घोटाला हुआ, उस पर भदौरिया जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आप सदन में खड़े होकर भी बोलिए ना भदौरिया जी, बीजेपी को कि सदन क्या में हो खड़े रहा है? होकर जांच चल रही है, क्यों डर लग रहा है? एक्शन लेना चाहिए। क्या बात है? दाल में क्या काला है भदौरिया जी? एक्शन लेना अच्छा, चाहिए। एक मिनट, जरा बोलिए ना, अनुराग भदौरिया, होल्ड ऑन। शहनवाज हुसैन, एक छोटा सा सवाल। चलिए, विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, उनका काम है आरोप लगाना, आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए शहनवाज जी, फिर जवाब दीजिए। ये जो आपकी पार्टी आपके साथ सरकार में है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में शामिल है, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, उनका स्टेटमेंट सुना आपने? एक मिनट अनुराग भदौरिया, आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूं, सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर का आपने स्टेटमेंट पढ़ा? सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि 4.5 साल बाद क्यों किया गया, सवर्ण जातियां बीजेपी से नाखुश हैं, इसलिए राजनीतिक स्टंट के तहत ये फैसला लिया गया। ये आपका अलाई कह रहा है, ये आपका कोई विपक्षी नहीं कह रहा। शहनवाज हुसैन, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। वो माननीय मंत्री हैं अखिलेश, वो माननीय मंत्री हैं योगी जी के कैबिनेट में, इसीलिए बात और अहम हो जाती है सर। जहां तक ये सवाल है जी, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसा कदम है जिसको तारीफ के अलावा कुछ नहीं है। मुझे तो ताज्जुब है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या स्वर्ण का इनको वोट नहीं चाहिए? एक बार तारीफ भी नहीं कर रहे मोदी जी का, कम से कम स्वागत तो कीजिए अच्छे कदम आप का। भी टाल के मेरे सवाल देना ही पड़ेगा। आप भी टाल के मेरे सवाल को, लेकिन इस बीच मेरे साथ बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया आ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। सुधींद्र भदौरिया, आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण, क्या ये महागठबंधन के खिलाफ और यूपी में होने वाले मायावती और अखिलेश के गठबंधन के खिलाफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक माने इसको? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनका का सहारा चाहिए होता, पर तिनका भी हाथ लग जाए तब भी आदमी डूब जाता है। तो मोदी जी की सरकार की यही हालत है। जब से कर्नाटक से चुनाव शुरू हुए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सभी उपचुनाव, चाहे वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, सब जगह भारतीय जनता पार्टी धूल चाटती रही। अब उसके बाद जब बहन मायावती जी और अखिलेश जी की मीटिंग हो गई और इनको लगा कि अब हम तो पूरी तरह से साफ होने जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कुछ हम जुमला गढ़े। जुमला जैसे नोटबंदी का गढ़ा था तो उसमें 100 लोग मर गए, हिंदुस्तान का जीडीपी 2% गिर गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार से ये जो अब इनका आखिरी जुमला है, और ये आखिरी जुमला इनको पार नहीं लगाएगा, ये अब इनका अंतिम विदाई, जो विदाई
मैं समझता हूं इस समय होना चाहिए था। उस समय नहीं तो आप मानते हैं सर कि सवर्णों को जो गरीब है, जो ये फैसले ऐसे ले रहे हैं, तौर पर बहुत समृद्ध नहीं है, उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए बहन मायावती जी ने बहुत पहले ये अभी ये बोल रहे हैं, ना इन्होंने SC ST को रिजर्वेशन को सपोर्ट किया, ना इन्होंने मंडल को किया। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने लिखा था कि जो सवर्णों के गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, पर इनकी मंशा है ही नहीं। तो फिर आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इनको? से बात की, वो तो कैबिनेट से मंजूर कर चुके हैं। के लोगों से बात की, ना इन्होंने कैबिनेट के लोगों से बात की। इन्होंने गुपचुप तरीके से, जिस तरह से ये नोटबंदी, ये कोई नोटबंदी का फैसला इतना बड़ा सामाजिक इंपैक्ट होने जा रहा है, खुला हो तो गया। आप कह रहे हैं 10 साल से आपने मांग उठाई, तो हो तो गया, आप तो खुश होना चाहिए ना, आपको सपोर्ट करना चाहिए इनको। इनकी मंशा वही है, इनकी मंशा वही है जो 15 लाख रुपए लाने वाली थी। इनकी मंशा देने की नहीं है। एक वाजपेयी मंशा देने की है ही नहीं। ये ठगंत विद्या के बड़े भाई, ठगंत विद्या आप लोगों को जी मैं जवाब दे दूं बसपा का, बयान सुन लो, बहुजन समाज पार्टी का जवाब देने दीजिए। बड़े कुशल विद्यार्थी, ये जवाब है आपकी मंशा क्या है? मंशा नहीं होती तो ये लाते जो कैबिनेट में, इस बात आप लोग तो स्वर्ण जाति को हरदम गालियां देते रहे हैं। सवर्णों को गाली देने की तो आदत रही है बहुजन समाज पार्टी की। आपकी मंशा क्या है बताइए देश को। ये जवाब दीजिए कि कल इसको सपोर्ट करेंगे क्या लोकसभा राज्यसभा में तो इनके है नहीं। हमारी लोकसभा में सदस्य नहीं है। अरे साहब इनका कोई सदस्य नहीं है। भदौरिया जी की पार्टी लोकसभा में 0 है। नकाबी चेहरा उतरेगा भाई क्यों इसलिए वो सपोर्ट नहीं लोकसभा में कैसे सपोर्ट करेंगे? लोकसभा में 0 है। ओके शहनवाज हुसैन आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं प्रकाश आप। शहनवाज हुसैन अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में तो बहुजन समाज पार्टी का कोई सदस्य नहीं है साहब, 0 हैं। और ये बसपा से मिल गए तो बसपा भी अगली बार 0 हो जाएगी। 0 मिलेंगे, 0 से तो हो जाएंगे 0। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे लोकसभा के चुनाव के हीरो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का इस दांव से वाकई करना ही पड़ेगा, चाहे ना चाहे, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी 100% भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीतेगी। बीजेपी ये कहना चाहती है कि SC ST एक्ट के ऊपर काम करने से उसका जो स्वर्ण वो नाराज है। बीजेपी भटकाना चाहती है इस देश को। लोग इस बात से नाराज नहीं है कि SC ST एक्ट की वजह से नाराज नहीं है। मैं मानता हूं चलिए वो कल्याण नहीं करना चाहते किसी का, लेकिन उनकी राजनीति के हिसाब से है ना। और वाजपेयी जी से एक सवाल है मेरा। पासवान जी की बहुत पुरानी मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, और जितनी यहाँ डिबेट है उन सारी डिबेट में या सारी पार्टियां ये बात मान रही है कि सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो कम हुई हैं। तो सरकार जो है, मैं शहनवाज जी से और बीजेपी से ये भी पूछना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप 10% लोगों को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं तो क्या ये 10% रिजर्वेशन जो है निजी क्षेत्र में भी लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वहां नौकरियां बहुत ज्यादा हैं। जवाब दीजिए, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन। समय कम, एक आवाज में जवाब दीजिए। जो किया है हमने कम से कम उसका तो स्वागत करो। वो सेकंड स्टेप है, वो भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? हम लोग 80 से डिमांड कर रहे हैं। आज की डेट में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है और ये लोकसभा राज्यसभा भाई जब नौकरी है नहीं, अरे नौकरी नहीं है। मेरा कहना यह है कि जहां नौकरियां हैं और आप वास्तव में जो गरीब है, गरीब की वास्तव में मदद करना चाहते हैं, तो जहां नौकरियां अवेलेबल हैं आपको वहां भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर जल्दी देखिए SC ST जब डाइल्यूट सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम खड़े हुए रिजर्वेशन के लिए 1980 से हम खड़े हैं बकायदा, और कैबिनेट में हमने दबाव भी डाला है। और तीसरा रिजर्वेशन का भी हमारा एजेंडा है, आज से नहीं चल रहा, आपको मालूम नहीं है शायद, उसके लिए भी हम लोग प्रेशर बना रहे हैं। देखिए इसको डाइवर्ट न करिए, जो चीज अच्छी हो रही है उसका स्वागत करें। ओके मैं आलोक मेहता के पास जाऊंगा। ओके आलोक मेहता जी, ठीक है, मैं आता हूं। आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया। पासवान जी की पार्टी से ही है। मैं आलोक मेहता जी को लाना चाहूंगा। आलोक मेहता जी, हमने इस देश में मंडल की राजनीति देखी और मंडल पर फिर कमंडल की राजनीति देखी। क्या ये कमंडल पर फिर से एक बार मंडल की वापसी है, और क्या बीजेपी इसके जरिए 2019 का रास्ता खोज पाएगी?
देखिए, मुझे लगता है ये बात आपने ठीक कही। अब ऐसा लगता है कि मंडल कमंडल की राजनीति भी नहीं चलेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब नौकरियां, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि नौकरियां अभी बहुत कम हैं। राज्यों सरकारों के पास या केंद्र में अभी भी हजारों जगह खाली होते हुए नहीं भरी जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो, उद्योग धंधे, देखिए शाहनवाज भाई बैठे हैं टेक्सटाइल में, उन्होंने एनटीसी के कई टेक्सटाइल वापस शुरू करा दिए। तो साथ साथ आपको ये पैरेलल करना होगा कि रोजगार भी मिले। और सरकारी नौकरियों में आप दुनिया में कहीं पर भी सरकारी नौकरी से देश नहीं चलता है। हमारे देश में अंग्रेज समय से ये भी एक राजनीतिक दल सबका ये दायित्व है, मेरा ऐसा मानना है। हर पार्टी क्यों नहीं इस बारे में संकल्प करती कि हम लोगों को अवेयर करेंगे कि खाली सरकारी नौकरी ही भाग्य विधाता नहीं है। अंग्रेज चले गए तो 10 साल के लिए आरक्षण आया था, आज तक टिका नहीं रहता। इसीलिए मेरा मानना है कि दूसरे लोगों को उसमें भी जितनी जगह मिले, लेकिन उसके साथ ऐसी सुविधाएं, ऐसे साधन, ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएं जिससे कि लोगों को रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शहनवाज हुसैन, इस बात का जवाब दीजिए और एक बात का और जवाब दीजिए कि कई आरोपी आप पे ये लग रहे हैं कि आरक्षण का मकसद गरीबी हटाना नहीं है, आरक्षण का मकसद रिप्रेजेंटेशन है। जो डाउन ट्रोडन है, जो दबे कुचले हैं, उनको समाज में आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। आपको गरीबी कम करनी है तो गरीबी उन्मूलन के तो 200 योजनाएं आप ऑलरेडी चला रहे हैं, उससे कम कर दीजिए ना। देखिए, मैं आपकी एक पंक्ति से सहमत हूं कि आरक्षण का मतलब जो है वो उसको लेकर आरक्षण दिया गया है, लेकिन गरीब में, स्वर्ण में बहुत बड़ी तादाद में आज भी लोग हैं जो उनकी हालत आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों से भी बदतर है। तो उनके उद्धार के लिए हमने ये कदम उठाया है। जहां तक रोजगार का सवाल है, आप जानते हैं कि हमने स्वरोजगार को बढ़ाया है, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस तरह की हमारी इकोनॉमी मिली उसमें हमने कितना काम खड़ा करके दिखाया है। ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश बदल रहा है, युवाओं को नए अवसर रोजगार के हम दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, ठीक है, दुनिया की छठी, मेरे पास समय कम है, ओके, आप छठी अर्थव्यवस्था बन के आप कह रहे हैं कि आप और आगे अच्छी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन उसके लिए तो 2019 जीत के आना पड़ेगा। सुदीप भदौरिया, क्या 2019 में अब आप लोगों के लिए स्पॉट टाइट हो गया है महागठबंधन के लिए? उसमें कोई शक नहीं। एक छोटा सा जवाब सर। 2019 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, एक चीज जान लीजिए, जब से अखिलेश जी की और बहन मायावती जी की मीटिंग हुई है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए तमाम सीबीआई, ईडी, वीडी ये सब कर रहे हैं। और इनका कुछ इस समय जनता के अंदर असर बचा नहीं है। कुछ जुमले गढ़ना चाहते हैं, कुछ काम बनने वाला नहीं है। अब इनका विदाई समारोह हो रहा है, उस विदाई समारोह की तैयारी करें अभी। ठीक है, विदाई समारोह अगर कहीं स्वागत समारोह में तब्दील हो गया इस आरक्षण की वजह से चरण सिंह सापरा, तब 30 सेकंड ना स्वागत तो अब होगा दूसरे तरीके, जनता के बीच में। देश की जनता ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमले और भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी है, ये जिन बहुत लंबा हो गया है। इस जिन के पैर जो है वो चादर से बाहर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कितना ही पैचवर्क करें, इस जिन के पैर जो है वो छुपा नहीं सकते। इस देश को इन्होंने तरक्की की ओर नहीं ले गए, ये विनाश की ओर ले गए हैं। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही वो विवादों में आ गया, सुर्खियों में आ गई फिल्म, बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई। उसमें मुख्य कलाकार अनुपम खेर, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ खास बातचीत की है अमीश देवगन ने। 11 जनवरी को यह फिल्म रिलीज हो रही है। देखिए इस खास मुलाकात में अनुपम खेर ने अमीश देवगन से क्या कहा। जब से आपका ट्रेलर रिलीज हुआ है, संसद के बाहर, यानी संसद परिसर के बाहर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। कई सारे बयान आए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप है, मैं सबको सम्मिलित कर लेता हूं, यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा आप प्रसारित कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल नंबर 1। अमीश जी, वो प्रोपेगेंडा करने के लिए फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मोबाइल फोन पर कुछ भी बोल सकता हूं और 12 लाख जो मेरे 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं उन तक ये बात पहुंच सकती है, और उसके दौरान 50, तो उसके लिए फिल्म करने की क्या जरूरत है? इस फिल्म को फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। बाकी जहां तक डिबेट की बात है, अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो फिर वो उस पर कॉन्वर्सेशन कैसा हो गया? आई थिंक पीपल विल से व्हाटएवर दे वांट टू से, एंड उनको इस बात से सांत्वना मिलती है
कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया है। जो जोर से बोलता है, जो अपोजिशन से बोलता है, अनफॉर्चुनेटली आजकल कैमरा उसकी तरफ जाता है। जो अच्छी बातें करता है, जो नॉर्मल बात करता है, जो किसी से मिली जुड़ी बात करता है, उसकी तरफ कैमरा जाता ही नहीं है। जब तक विरोध नहीं होता है तब तक वो न्यूज़ नहीं बनती है, अनफॉर्चुनेटली। बट मेरा फिल्म करने का ऐसा कोई वो नहीं था। मैंने तो पहले 2 महीने के लिए फिल्म मना कर दी थी करने के लिए। फिर मुझे एज एन एक्टर इसका लगा कि ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी मेरे अंदर के कलाकार के लिए। जब मैंने एक बार मनमोहन सिंह साहब को चलते हुए देखा और फिर मैंने उठ के अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा चलने की कोशिश की और मुझे लगा कि मुझसे ये तो बहुत ही मैं असमर्थ हूँ इसको करने में। फिर मेरे अंदर के कलाकार ने कहा कि इसको मुझे ट्राई करना चाहिए। देन आई रेड द स्क्रिप्ट, फिर मैंने किताब पढ़ी और मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा एज एन एक्टर, क्योंकि एज एन एक्टर मनमोहन सिंह जो है वो ज़्यादा भाव व्यक्त नहीं करते हैं। उनका रोष, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी खुशी, उनका हास्य जो है मोस्टली एक ही एक्सप्रेशन में आता है। तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग था। आई हैव नेवर वर्कड इन माय 35 इयर्स ऑफ करियर एंड 515 फिल्म्स। मैंने कभी इतना काम किसी रोल पर नहीं किया है। और ये पब्लिक डोमेन में है 2014 से ये किताब। और जब हमने फिल्म अनाउंस की थी 2016 में, आई थिंक 2017 में, जब सुनील बोरा ने इसके राइट्स लिए थे, तब से ये पेपरों में आ रहा है, फिल्म बना रहे हैं। अभी हमने अनुपम खेर को साइन किया, अक्षय खन्ना को साइन किया। जी, एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़ा करा जा रहा है। आप कह रहे, मैंने आपकी बाइट में सुना कि अब फिल्म नहीं आएगी, चुनावों से पहले एक पॉलिटिकल फिल्म तो कब आएगी। लेकिन कांग्रेस के कई प्रवक्ता, कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, 14 से पहले किताब आई और 19 से पहले फिल्म आ रही है। तो अगर इनको ऐसा लगता था तो इनको एक काम करना चाहिए था, इनको भी एक फिल्म बनानी चाहिए थी जो इलेक्शन से पहले रिलीज करनी चाहिए थी, ताकि उनको फायदा होता। तो कोई किसी को रोका थोड़ा है। मतलब अगर इलेक्शन तो सबको पता था 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, बट मैंने आपसे कहा ना कि संतुष्टि किस बात से हो सकती है। पर अगर इनको ऐसा लगता है कि किताब के आने से ये कोई पार्टी सत्ता पे आई और अब फिल्म में आने से कोई पार्टी सत्ता पे आएगी, तो आई थिंक ये वोटर्स की जो अक्लमंदी को बेवकूफ़ ठहरा रहे हैं। वोटर्स बहुत अक्लमंद होते हैं, वो पिक्चर देख के नहीं डिसाइड करते किसको वोट करना है। एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं कि अरे इस पिक्चर को इस्तेमाल किया जाए, यार ये पिक्चर हमारे को सूट करती है। उड़ता पंजाबा आई थी तो उसको इस्तेमाल किया गया था, कोई दूसरी पिक्चर आती है तो ये तो एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली जरूरत नहीं है ना हमें। बिल्कुल आपकी बात लाजमी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर इस देश में पिछले 4.5 साल के अंदर जितनी बहस हुई है, जितने बयान हुए, मुझे नहीं लगता 70 साल के इतिहास में हुए हों। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला प्रोपेगेंडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। और वो भी अनुपम खेर करे तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे मानेंगे आप? किसी के बाप की बपौती थोड़ा है कि वो क्या डिसाइड करेंगे मेरे बारे में। बोलने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। उनका वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो जिन्होंने भी ये बात कही, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बोलना कि प्रोपोगेंडा है और अनुपम खेर है। और मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं जो काम करूं, जो बोलना चाहूं वो बोल सकता हूं। यही इस देश की खासियत है। इस देश में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, आप सेना को गाली दे सकते हैं। और दैट इज वाई दिस कंट्री इज ग्रेट। दैट्स वाई यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही कमाल की है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। तो अच्छी बात है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक आरोप यह लग रहा है कि इस फिल्म के जरिए गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश है, क्योंकि मैंने संजय बारू की किताब पढ़ी है, उसमें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब नहीं हो रही, सुधर रही है बहुत ज्यादा। लेकिन गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब हो रही है, ये आप पे आरोप है इस फिल्म के जरिए, आपकी फिल्म पे आरोप है। देखिए, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे भी हिस्ट्री में उनका नाम अच्छी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो अमर होने वाले हैं। इस फिल्म में जो उनका पोर्ट्रेल है, सब दुनिया को उनसे प्यार होने वाला है। बिकॉज सिनेमा का यही मैजिक है। When you show a man who is weak, who is lonely, who is hurtful, who is being controlled, तो there is an amazing magic it creates. वो मुझे लगता है कि शेक्सपियर के हैमलेट की कैरेक्टर की तरह है।
तो आई थिंक बाकी तो वो मेरे को बहुत पहले मेरे दादाजी ने कहानी सुनाई थी कि एक बाप बेटा गधे के साथ जा रहे थे, फिर कुछ ने कहा कि अरे एक गधा जा रहा है, इस पर कोई बैठा नहीं है, फिर वो बाप बैठ गया तो फिर लोगों ने कहा अरे देखो आप कैसा बाप है, फिर बेटा बैठ गया। आपने भी कहानी सुनी होगी। तो लोगों का काम है कहना, अभी कितने लोगों को आप चुप करा सकते हैं। पिक्चर डिसीजन हो जाएगा 11 तारीख को जब लगेगी, लोग या तो पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने एक इतिहास जरूर रचा है कि लोगों का नाम लेकर, और पीएमओ में क्या होता है जब सब लोगों के रियल नाम लेकर ये पिक्चर इस्तेमाल हुई है। हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम अपनी ऑडियंस को छोटा महसूस ना कराएं ये कह के कि आपको नहीं पता है। फिल्म देखते हुए लोग ऐसे नहीं सोचने चाहिए अरे ये फिल्म चल रही है लेकिन नाम तो इसका गलत है, हमें पता है कौन है। अरे हम 70 साल से आज़ाद हैं, हम आधुनिक भारत की बात करते हैं। एक 30 साल के लड़के ने 31 साल के लड़के ने ये डिसाइड किया कि मैं तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा जहां पर सबके नाम इस्तेमाल होंगे। हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और उसको अपलॉड करना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा। ऐसे दुष्प्रचार से कांग्रेस की आवाज नहीं दबा पाएगी बीजेपी, कांग्रेस के मीडिया चीफ ने ये बोला। क्विकली 15 सेकंड में आपका जवाब क्या है इसका? क्या बोला, मुझे समझ नहीं। क्या उन्होंने बोला ऐसे दुष्प्रचार से कांग्रेस की आवाज नहीं दबा पाएगी। ऐसे दुष्व्यवहार से, ऐसे दुष्प्रचार से बीजेपी कांग्रेस की आवाज नहीं दबा पाएगी। कॉन्फिडेंट है उनको कुछ भी बोल, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट लगती है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस फिल्म से। दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट एंड ही शुड रिलैक्स और चैन की नींद सो जाना चाहिए। और 11 तारीख को उनको पिक्चर देखने जाना चाहिए अपने परिवार के साथ, देख के जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को करने के बाद आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैन बन गए हैं। इस फिल्म को करने के बाद आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैन बन गए हैं। मैं भी उनका फैन बन गया और इसको फिल्म को देखने के बाद वो भी मुझे कहेंगे कि आजा चल मेरे अनुपम खेर, तूने मेरा बड़ा कमाल का रोल किया, आके चाय पीते हैं साथ में। चलिए, ये तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो अभी भी कांग्रेस में ही है। चलिए, आपका शुक्रिया।